तो जयपुर रियासत या आमेर रियासत के इतिहास की सीरीज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि दुलेराय या तेजकर्ण की मृत्यु के बाद अब कछावा राजवंश या राजपूतों की कछावा शाखा ने अब किस प्रकार धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया, अब कैसे राजधानी को परिवर्तित किया गया, या अब उनके बाद के शासकों में कौन कौन से शासक होंगे, उनके शासनकाल की क्या विशेषताएं या क्या उपलब्धियां होंगी। और यदि इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में बोलते बोलते अगर मैं राजा भारमल तक पहुंच गया तो ये भी चर्चा आपके साथ करूंगा, या तो इस लेक्चर में या इससे नेक्स्ट लेक्चर में, कि भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह या हरकूबाई का विवाह अकबर से किया था, तो आखिर उस समय राजा भारमल की क्या राजनीतिक मजबूरियां थी, या उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमको जानना पड़ेगा कि उस समय की क्या राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण भारमल को यह उचित लगा हो कि वो अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दें। तो इन सारी घटनाओं पर काफी डिटेल से मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जयपुर रियासत का जो पिछला पार्ट था वहां पर मैंने आपके साथ यहां तक डिस्कशन कर लिया था कि तेजकर्ण या दुलेराय की मृत्यु हो गई थी, और तेजकर्ण या दुलेराय की मृत्यु के बाद अब कछावा राजवंश के जो अगले शासक हुए वो हुए कोकिल देव या काकिल देव। ठीक है, अब देखिए कोकिल देव या काकिल देव के समय में कछावा राजपूतों की राजस्थान में राजधानी परिवर्तित की गई और कोकिल देव ने आमेर को अपनी अगली राजधानी बनाया। ज्यादातर जो समय बताया जाता है वो 1207 ईस्वी बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि उस समय का ज्यादातर हमको लिखित सोर्स या लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, और जहां पर लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है वहां पर हमेशा ये गुंजाइश होती है कि एक ही घटना के संबंध में अलग अलग समय देखने को मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर ये बताया जाता है कि सन 1207 ईस्वी में कोकिल देव या काकिल देव के द्वारा आमेर को अपनी अगली राजधानी बनाया गया, यानी कछावा राजवंश या राजपूतों की अगली राजधानी रही आमेर। इससे पहले ये तो हम देख चुके थे कि दुलेराय या तेजकर्ण जब राजस्थान में आए तो दौसा उनकी पहली राजधानी रही थी। दौसा के बाद फिर उन्होंने जमवा रामगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और अब जमवा रामगढ़ के बाद तीसरी जो राजधानी है वो आमेर बनी, और आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव या काकिल देव ने। तो अब आमेर तब तक इस वंश की राजधानी रहने वाली है जब तक कि सन 1727 में जयपुर नगर की स्थापना नहीं हो जाती। यानी कि अब सवाई जयसिंह जब 1727 में जयपुर की स्थापना करेंगे और जयपुर को अपनी अगली राजधानी बनाएंगे, तब तक आमेर ही इस वंश की राजधानी रहेगी और यहीं से इस राजवंश की राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो संचालित होती रहेंगी। ठीक है, अब कोकिल देव के संबंध में यहां चर्चा करने को लेकर, डिस्कशन करने को लेकर ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसकी यहां पर चर्चा की जाए। तो अब देखिए, इस वंश के आगे आने वाले जो शासक हैं वो इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक चैन कनेक्ट हो जाए, एक लिंक बैठ जाए, इसीलिए मैं आपको उनकी जानकारी दे रहा हूं कि इसी वंश के आगे आने वाले शासकों में एक बड़े शक्तिशाली शासक हुए थे जिनका नाम बताया जाता है पंचवन देव। और पंचवन देव को ऐसा बताया जाता है कि ये अजमेर के जो चौहान शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके समकालीन थे। हालांकि कुछ जगह हमको यह भी जानकारी देखने को मिलती है कि ये उनके समकालीन नहीं थे, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ कर लूंगा। तो ज्यादातर यह बताया जाता है कि पंचवन देव जो हैं ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिनको हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने माहोबा अभियान में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। सन 1182 में एक युद्ध हुआ था, तुमुल का युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक थे, परमार्दी देव चंदेल, माहोबा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। तो पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के मध्य वो युद्ध हुआ था, तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में। और परमार्दी देव चंदेल के जो सेना नायक थे वो थे आला और उदल। तो उस युद्ध में पंचवन देव ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। उस युद्ध की मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि चौहान रियासत के जो लेक्चर हैं वहां पर काफी डिटेल से मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर पंचवन देव को कनेक्ट करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से उसकी मैं थोड़ी बहुत आपके साथ चर्चा कर रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी हमको बताया जाता है कि जब तराइन का युद्ध हुआ था तो उस तराइन के युद्ध में ही सन 1192 ईस्वी में पंचवन देव की मृत्यु हो गई थी। तराइन का युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, तो पंचवन देव पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़े थे मोहम्मद गोरी के विरुद्ध, और उस युद्ध में इनकी मृत्यु होना बताया गया है। उस युद्ध की भी मैंने चौहान रियासत के पार्ट में काफी डिटेल से चर्चा आपके साथ कर ली है। ठीक है, वापस मैं पंचवन देव पर आ जाता हूं। अब देखिए, यहां
ये मैंने आपसे चर्चा की कि पंचवन देव को चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन बताया गया है। और ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई है इतिहासकारों के द्वारा कि उस समय यानी कि पंचवन देव के शासनकाल के समय में उत्तर भारत पर चौहान बड़े शक्तिशाली थे। ये तो बात क्लियर है कि चौहान उस समय काफी शक्तिशाली थे, उनकी सत्ता काफी मजबूत रूप से स्थापित हो चुकी थी। तो संभावना इस बात की व्यक्त की गई है कि हो सकता है कि उस समय कच्छावा शासक जो हैं ये चौहानों के सामंत रहे हों, क्योंकि उस समय चौहानों का काफी प्रभाव था और उत्तर भारत पर उनकी सत्ता काफी मजबूती से थी। ठीक है, लेकिन जब अब मैं आ जाता हूं इनके समय काल को लेकर पंचवन देव के कि क्या वास्तव में ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे या नहीं थे, तो इस संबंध में कुछ और स्रोत हैं जो हमको क्या जानकारी देते हैं। तो अगर हम स्थानीय वंशावलियों की बात करें तो वहां पर पंचवन देव का जो समय बताया है, शासनकाल बताया है, वो 1070 से 1094 ईस्वी तक का बताया गया है। तो यदि उन स्थानीय वंशावलियों पर हम विश्वास कर लें तो उसके अनुसार तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समकालीन हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड तो इनके बहुत वर्षों बाद शासक बने थे और स्थानीय वंशावलियां इनका शासनकाल बता रही हैं 1070 से 1094 ईस्वी तक का। खैर जो भी है, मैंने दोनों पक्षों की आपके साथ में चर्चा कर ली। अब पंचवन देव के बाद के और जो शासक थे, तो यहां की ख्यातों के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके बाद के जो शासक थे उसमें नाम मैं आपको बता देता हूं, याद रखना कोई आवश्यक नहीं है, याद रखें तो अच्छी बात है और ना रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी चर्चा करते हुए मैं अब उस शासक की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा जिस शासक के बारे में अब हमको धीरे धीरे डिटेल से चर्चा करनी है। तो पंचवन देव के बाद के जो शासक थे वो एक तो थे मालसी, इसके अलावा जिलदेव, रामदेव, किल्हण, कुंतल, जनसी, उदयकरण, नरसिंह, उदयरण और चंद्रसेन। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद फिर अगले जो शासक बने थे इस वंश के वो थे पृथ्वीराज कच्छावा या पृथ्वीराज कछवाहा। तो अब मैं आपको लेकर आ जाता हूं पृथ्वीराज कछवाहा के शासनकाल पर और इनके शासनकाल में क्या राजनीतिक गतिविधियां हुई उसकी मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। देखिए, पृथ्वीराज कछवाहा जो हैं ये मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के समय के थे, यानी उनके समकालीन थे। और इन्होंने खानवा के युद्ध में सन 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। महाराणा सांगा का वो युद्ध किससे हुआ था? बाबर से हुआ था। और उस युद्ध में पृथ्वीराज कच्छावा ने महाराणा सांगा का साथ दिया था और उस युद्ध में लड़ते हुए 1527 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब फिर वही बात आती है, हो सकता है आपके मन में जिज्ञासा हो कि सर खानवा के युद्ध के बारे में बताइए, तो उसके लिए आप मेवाड़ रियासत की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर मैंने काफी डिटेल से एक एक पॉइंट को काफी विस्तार से वहां पर चर्चा की हुई है, इसीलिए वापस उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो उस खानवा के युद्ध में इन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था। अब देखो, राजपुताना के शासकों द्वारा केवल इन्होंने ही साथ नहीं दिया था, राजपुताना के बहुत सारे ऐसे शासक थे जो महाराणा सांगा की ओर से वहां पर लड़े थे। तो एक प्रथा होती थी जिसको कहा जाता था पाती पर्वन। पाती का मतलब अपनी अपनी हिस्सेदारी देना। तो एक प्रथा ये थी पाती पर्वन, जिसके तहत राजपुताना के ज्यादातर शासकों ने महाराणा सांगा का उस युद्ध में साथ दिया था। अब वापस हम पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल पर ही आ जाते हैं, इन पर आ जाते हैं और देख लेते हैं इनके शासनकाल की और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, इनके शासनकाल में ही गलता में रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित हुई थी। अब ये गलता क्या है भैया, कहां पर है ये गलता? तो अगर आप कभी जयपुर घूमने के लिए आए तो जयपुर शहर के पास में ही पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बड़ा सुंदर स्थान है जो कि एक तीर्थ स्थल भी है, बड़ा पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए, जो गलता तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब यहां इस गलता तीर्थ में इनके समय में पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल में क्या हुआ था कि रामानुज संप्रदाय के जो गुरु थे कृष्णदास पायहरी, उन्होंने शास्त्र विद्या में कापालिक नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे चतुरनाथ, उनको पराजित कर दिया था। यानी कि वो जीत गए थे। कौन जीत गए थे? रामानुज संप्रदाय के जो गुरु थे कृष्णदास पायहरी, तो वो जीत गए थे और उन्होंने गलता में रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। अब देखिए, यहां पर पृथ्वीराज कच्छावा जो है ये विष्णु भक्त थे, यानी कि भगवान विष्णु में या उनके अवतार कृष्ण में इनकी बड़ी आस्था थी। और इनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी भी, पृथ्वीराज कच्छावा की पत्नी भी बहुत धार्मिक एक महिला थी, यानी धार्मिक प्रवृत्ति वाली एक महिला थी, जिनका नाम था बालाबाई। और बालाबाई जो थी, एक बार इनकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं, इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। हालांकि पृथ्वीराज कच्छावा की एकमात्र यही पत्नी नहीं थी, और भी पत्नियां थी जिनसे और भी बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई थी,
लेकिन बालाबाई की मुझे लगता है यहां पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो बालाबाई जो है ये बीकानेर के शासक थे लूणकरण राठौड़। लूणकरण राठौड़ की पुत्री थी और बालाबाई का यहां पर यानी कि कच्छावा राजवंश में या पृथ्वीराज कच्छावा पर काफी प्रभाव हुआ करता था। बालाबाई के प्रभाव के कारण ही अब आगे चलकर उनके हस्तक्षेप के कारण ही बालाबाई के जो पुत्र हैं पूरणमल वो आमेर के अगले शासक बनेंगे। अभी मैं चर्चा करूंगा उनकी थोड़ी सी। तो देखिए बालाबाई काफी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और इनके समय में काफी भजन कीर्तन काफी होते थे। तो यदि आप कभी आमेर घूमने के लिए जाएं तो वहां पर आपको आमेर महल में एक जगह मिलेगी बालाबाई की साल। तो यहां पर उस समय में काफी भजन कीर्तन हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त देखिए पृथ्वीराज कच्छावा ने क्या किया था, ये ऐसा चाहते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई ना हो, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष ना हो। लेकिन वो तो हुआ था, लेकिन फिर भी इनका तो प्रयास था कि उत्तराधिकार का संघर्ष जितना मैं टाल सकूं उतना टाल दूं। इसीलिए इन्होंने अपने राज्य को 12 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया, 12 अलग अलग सेक्शंस बना दिए, जिनको उस समय कहा गया 12 कोटड़ी, कि भैया ये मैंने 12 हिस्से बना दिए और अपने 12 पुत्रों को ये मैं हिस्से दे दूंगा, ताकि बाद में क्षेत्र को लेकर या फिर राज्य विस्तार को लेकर, राज्य के अधिकार को लेकर उनमें आपस में कोई संघर्ष ना हो। इसीलिए 12 हिस्सों में इन्होंने विभाजित कर दिया अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, और उसको कहा गया था 12 कोटड़ी। लेकिन अब आ जाते हैं कि पृथ्वीराज कच्छावा के बाद अब आगे आमेर में क्या हुआ। देखिए इनकी जो पत्नी थी बालाबाई, उनका काफी प्रभाव था आमेर रियासत पर, इन पर काफी प्रभाव था। और बालाबाई के कारण ही पृथ्वीराज कच्छावा ने इनके जो छोटे पुत्र थे उनको मुख्य राजधानी दे दी, यानी कि आमेर का जो अगला शासक बना दिया वो अपने पुत्र पूरणमल को बना दिया। पूरणमल जो कि छोटे थे, हालांकि इन्होंने प्रयास तो किया कि 12 और क्षेत्र विभाजित करके उनको भी दे दिया जाए, दूसरे पुत्रों को उनको भी सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन आप अगर एक छोटे पुत्र को मुख्य राजधानी दे दोगे, मुख्य अगर क्षेत्र दे दोगे, तो बड़े पुत्र में एक असंतुष्टि तो उत्पन्न होगी ही होगी, जिसके कारण यहां पर अब गृह कलेश यानी कि घर की लड़ाई जो है वो उत्पन्न हो गई। और फिर अब आगे क्या हुआ एक बार उसकी चर्चा करते हैं। तो पृथ्वीराज कच्छावा के बाद इनके छोटे पुत्र पूरणमल आमेर के अगले शासक बने, जिसके कारण पृथ्वीराज कच्छावा के जो बड़े पुत्र थे भीमदेव वो नाराज हुए कि साहब मेरे बड़े होते हुए राजधानी इन्होंने पूरणमल को दे दी। इसीलिए भीमदेव ने आमेर पर आक्रमण किया सन 1533 में, और आमेर पर आक्रमण करके पूरणमल को गद्दी से हटा दिया और भीमदेव आमेर के अगले शासक बन गए, जो कि 1533 से और 1536 ईस्वी तक आमेर के अगले शासक रहे। ठीक है भैया। अब जब भीमदेव की मृत्यु हुई तो भीमदेव की मृत्यु के बाद अगले जो शासक बने वो उनके पुत्र थे और जिनका नाम था रतन सिंह। तो अब हम एक बार रतन सिंह के शासनकाल की चर्चा कर लेते हैं, और यहीं से ही रतन सिंह के शासनकाल से ही अब धीरे धीरे आमेर रियासत पर राजा भारमल, अभी मैं राजा ना कहूं तो ठीक है, धीरे धीरे भारमल या बिहारी मल का प्रभाव अब बढ़ता जाएगा। और बिहारी मल या भारमल की कूटनीति भी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर यहां कैसी राजनीतिक गतिविधियां हुई या कैसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण अब भारमल या बिहारी मल को आगे चलकर अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो वापस मैं पॉइंट पर आ जाता हूं कि भीमदेव की मृत्यु हुई थी 1536 में, और भीमदेव की मृत्यु के बाद अगले जो शासक बने वो उनके पुत्र बने थे और जिनका नाम था रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह के शासनकाल की देखो सबसे बड़ी कमी ये रही, दरअसल वो कमी रतन सिंह में ही रही कि वो विलासी प्रवृत्ति के थे। वो राजकार्य में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, वो विलासी प्रवृत्ति के थे, और राज का ज्यादातर जो संचालन किया करते थे वो थे जैतसी रायमलोथ। यानी राज्य के जितने भी डिसीजन हो रहे हैं वो राजा ना लेकर उनका एक व्यक्ति जैतसी रायमलोथ ले रहा है। और इनके ही शासनकाल के समय सन 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने जब आमेर की ओर चढ़ाई की तो रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब एक शासक पर आप विचार करिए कि रतन सिंह विलासी प्रवृत्ति के हैं, उनके शासन के ज्यादातर जो डिसीजन हैं वो जैतसी रायमलोथ ले रहे हैं। इसके अलावा रतन सिंह द्वारा कि ज्यादा राजकार्य में रुचि ना लेकर अगर शेरशाह भी आया तो ठीक है, शेरशाह का कोई विरोध ना करके शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली गई। तो इनके इन अवगुणों के कारण बाकी आमेर रियासत की ओर जो सामंत होंगे या जो सरदार होंगे या जो इनके रिलेटिव होंगे, उनके मन में भी अब धीरे धीरे ये इच्छाएं तो प्रबल होने लग जाएंगी ना
कि इनकी कमजोरी का क्यों ना लाभ उठा लिया जाए। और इसीलिए रतन सिंह के जो चाचा थे जिनका नाम था सांगा, उन्होंने इनकी इस कमजोरी के कारण आमेर के पास का एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको उस समय मोजमाबाद कहते थे, तो मोजमाबाद के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर अपने नाम पर रखा सांगानेर। तो वर्तमान में जयपुर में जो सांगानेर आता है ये वही सांगानेर है जो उस समय कंप्लीट मोजमाबाद कहलाता था, और मोजमाबाद का नाम सांगा ने अपने नाम पर सांगानेर रखा। अब मोजमाबाद एक गांव भी है, ध्यान रखना, लेकिन उस समय कंप्लीट संपूर्ण क्षेत्र मोजमाबाद था। तो यहां पर अब जब सांगा का मोजमाबाद पर अधिकार हो गया तो सांगा की यह भी इच्छा थी कि क्यों ना राजधानी आमेर को ही अपने अधिकार में ले लिया जाए, क्यों ना संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया जाए। इसलिए सांगा और रतन सिंह के मध्य काफी संघर्ष हुआ, लेकिन सांगा अपने जीवित रहते आमेर पर अधिकार नहीं कर सके। ठीक है, अब सांगा की जब मृत्यु हो गई तो सांगा के बाद उनके जो भाई थे जिनका नाम था भारमल या बिहारी मल, उन्होंने अब रतन सिंह से दुश्मनी या मनी मन शत्रुता रखनी शुरू कर दी। अब बिहारी मल या भारमल ने किस प्रकार शत्रुता रखनी शुरू की, तो एक बार थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं कि रतन सिंह के जो छोटे भाई थे उनका नाम था आस्करण, और बिहारी मल या भारमल ने क्या किया, आस्करण को और ज्यादातर जो कच्छावा सरदार थे उनको अपनी ओर मिला लिया, या कच्छावा राजवंश के अंतर्गत जो और सामंत आया करते थे उनको अपनी ओर मिला लिया, और यह कहा कि रतन सिंह जो है ये काफी विलासी प्रवृत्ति का है और ये राज्य का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर रहा, इसीलिए क्यों ना रतन सिंह को गद्दी से हटाकर और आस्करण को आमेर का शासक बना दिया जाए। तो आस्करण को अपनी ओर मिला लिया, ज्यादातर सामंतों को सरदारों को अपनी ओर मिला लिया, और बिहारी मल की प्रेरणा से, यानी बिहारी मल के कहने या बिहारी मल के उकसाने से, मैं भारमल या बिहारी मल जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है, तो भारमल या बिहारी मल के उकसाने से आस्करण ने अपने भाई रतन सिंह की हत्या कर दी और आस्करण को आमेर का अगला शासक बना दिया गया। लेकिन जब भारमल या बिहारी मल ये इस तरह की चीजें कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्या कूटनीति चल रही थी ये कोई नहीं पहचान सका। ये कब पता चला, बाद में, जब उन्होंने क्या किया कि आस्करण अगला शासक बन गया और उन्होंने क्या किया, आस्करण को अपने भाई का हत्यारा बताकर, यह कहकर कि आस्करण ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, ये तो भाई का हत्यारा है इसीलिए शासक बनने के योग्य नहीं है, और आस्करण को गद्दी से हटाकर भारमल या बिहारी मल सन 1547 ईस्वी में स्वयं आमेर का शासक बन गया। अब भारमल या बिहारी मल के शासनकाल में डिस्कशन करने को लेकर, चर्चा करने को लेकर बहुत सारी बातें हैं। उस समय की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी आपको काफी जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपने जैसे मूवी भी देखी होगी जो संजय लीला बंसाली के द्वारा बताई गई थी, जिसमें भारमल या बिहारी मल अपनी पुत्री की शादी जो है वो अकबर के साथ में कर देते हैं। हालांकि उसमें नाम को लेकर विवाद था, तो मैं उसकी भी आपको सही और संपूर्ण जानकारी दूंगा, और ना केवल नाम की यानी तथ्यों की सही जानकारी दूंगा, इसके अतिरिक्त मैं आपके साथ ये भी चर्चा करूंगा काफी डिटेल से कि बिहारी मल के समक्ष या भारमल के समक्ष ऐसी क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसके कारण उनको मुगलों के साथ में संधि करनी पड़ी, या मुगलों का सहयोग करना पड़ा, या मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो ये हम चर्चा करेंगे जयपुर रियासत के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।